हाय फ्रेंड्स, वेलकम अवर चैनल A to Z स्टडी नोट्स। इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन, उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसमें भी कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। कंपटीशन एग्ज़ाम किसी भी तरह का हो सकता है, CGPSC, UPSC, रेलवे, व्यापम और भी कंपटीशन एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, उसमें हो सकते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है परिवर्तित हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन है शून्य हो जाता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है परिवर्तित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वायु के प्रतिरोध को नगण्य माने तो किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिरने पर उनके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसमें उसका भार परिवर्तन नहीं होता है। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का भार होता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ध्रुवों पर अधिक होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा पर अधिक होता है। तीसरा ऑप्शन है कर्क रेखा पर अधिक होता है। चौथा ऑप्शन है मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक होता है। इसका सही उत्तर है ध्रुवों पर अधिक होता है। क्यों होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान एक स्थिर राशि है, जबकि भार पृथ्वी पर वस्तु की स्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति तथा पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। इसलिए मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। दूसरा, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। तीसरा ऑप्शन, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। चौथा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर है वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी की सतह के निकट किसी पिंड पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा पर द्रव्यमान वही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। अपकेंद्री बल के कारण, पहला ऑप्शन। दूसरा है केंद्राभिमुखी बल के कारण। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल या इसकी कमी के कारण। चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है केंद्राभिमुखी बल के कारण। उपग्रह अपने कक्ष में अभिकेंद्रक बल के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अभिकेंद्र बल को ही केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। लोलक की कालावधि। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। दूसरा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तीसरा, समय के ऊपर निर्भर करती है। चौथा, ताप के ऊपर निर्भर करती है। इसका सही आंसर है लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी अधिक होगी। चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। लोलक घड़ियाँ
गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि, इसके चार ऑप्शन है। पहला है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, दूसरा कुंडलियों में घर्षण होता है, तीसरा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, चौथा लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। इसका सही उत्तर है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने का कारण उसका आवर्तकाल भी बदल जाता है, फलस्वरूप लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। इसके चार ऑप्शन हैं। ग्रीष्म ऋतु में, दूसरा है शीतकाल में, तीसरा है वसंत ऋतु में, चौथा है वर्षा ऋतु में। इसका सही आंसर है शीतकाल में। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्तकाल घट जाता है, जबकि ग्रीष्मकाल में इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्मकाल में धीरे चलने लगती है। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है यह पृथ्वी के निकट है, दूसरा यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, तीसरा यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चौथा इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इसका सही आंसर है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है तथा पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अर्थात चंद्रमा पर पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वे वहाँ से पलायन कर जाते हैं। इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। चंद्रमा का पलायन वेग है। इसके चार ऑप्शन हैं। पहला है 2.3 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरा है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तीसरा है 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे है, चौथा ऑप्शन है 2.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका सही आंसर है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। दसवां प्रश्न देखते हैं। दिन का अंतराल अधिकतम है। चार ऑप्शन है। बुध का, दूसरा है शुक्र का, तीसरा है पृथ्वी का, चौथा है मंगल का। इसका सही आंसर है शुक्र का। दिन का अंतराल अधिकतम है शुक्र का। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और भी कोई डाउट्स हों तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स। कीप सपोर्टिंग मी।